ओके रेडी। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमआईटी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी क्लास का समय हो चुका है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ सभी बच्चे, आप ही का इंतज़ार हो रहा है अब। कैसे हो आप सभी, बताओ ज़रा। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी, बताओ। बढ़िया है, मस्त। चलो, बढ़िया रहने चाहिए। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या था, मैंने कल आपको पढ़ाया था नॉर्मलिटी। नॉर्मलता के बारे में हमने आपको बताया था कि क्या होती है नॉर्मलता भाई। एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हमें इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करने हैं आज। तो इसके सूत्र वगैरह एक बार आप रिवाइज कर लो। देखिए, क्या था कि भी किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मिली तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अतः विलयन की नॉर्मलता का सूत्र क्या? विलय के तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। और विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या होती है भाई? विलय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलय का भार और बटे में उसका अणुभार। देखिए, विलय के तुल्यांकों की संख्या कैसे बताई थी मैंने? विलय का भार बटे उसका तुल्यांक की भार। ठीक है, ये था। और ये सूत्र आया था फाइनली निकल के हमारा, क्या? एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई ए और गुणा वी, जहाँ डब्ल्यू ए क्या है? विलय का भार है, और ई ए क्या है? उसका तुल्यांकी भार है, और गुणा में वी क्या है? आयतन लीटर में। ठीक है। और एक सूत्र मैंने ये बताया था, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एन ई ए वी अपॉन में 1000। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो, एक बार फिर से सूत्र समझ लो जरा। नॉर्मलता क्या होती है? तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन किसका? विलयन का, लीटर में। यही तो बताया था भाई, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब देखिए, तुल्यांकों की संख्या कहाँ से लाएं? तो तुल्यांकों की संख्या ये क्या होती है भाई? तुल्यांकों की संख्या ये कैसे निकालते हैं? ये होता है भार और बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, जिसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे भी आप? तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? उसका अणुभार और बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता, या फिर धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेश की संख्या, बात एक ही है। ठीक है। चलिए, तो सूत्र हमारा निकल के आया था नॉर्मलता का, एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई ए गुणा वी। अगर यहाँ पर आप ml में लेते हो तो यहाँ पे गुणा में 1000 से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम करने के लिए रेडी हैं। कोई बच्चा कमेंट करता करता है, नहीं करता भाई? क्या कुछ शिकायत, कोई कंप्लेंट, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दिक्कत हो कहीं पर भी तो आप हमें बताया करो, आपकी समस्या हरगिज सुनी जाएगी। ठीक है। चलिए, देखिए भी, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर। क्या है भाई?
10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 5 लीटर विलियन में घुला है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया था कि जो भी पदार्थ किसी विलियन में कम मात्रा में घुलता है वही होता है उस विलियन का विलेय पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर कम मात्रा में क्या, देखो 5 लीटर तो ज़्यादा होता है और ये 10 ग्राम है अपने आप में, तो क्या है यहाँ पर विलेय, तो विलेय का भार क्या लिखेंगे आप, विलेय का भार WA बराबर कितना दे रखा भाई, 10 ग्राम। ठीक, विलेय का भार दिया हुआ है 10 ग्राम। और क्या भाई, ये है 5 लीटर विलियन में, तो यहाँ पर ये आयतन दे रखा है विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, V की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, ये ऑलरेडी लीटर में ही दिया हुआ है। और क्या भाई, हमको निकालनी है नॉर्मलता, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कैपिटल N की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब नॉर्मलता निकालने के लिए भाई क्या क्या चाहिए हमको, जरा देखो इधर, एक बार मैं सूत्र यहां पर नोट कर देता हूं, N इजिकल टू WA अपॉन EA गुणा V किसमें, लीटर में। ठीक है, अगर यहाँ ml में लोगे तो 1000 से गुणा करोगे ऊपर। ठीक, चलिए अब नॉर्मलता निकालने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, देखो जरा, हमको चाहिए विलेय का भार, क्या हमारे पास है, ये दिया हुआ है। हमें चाहिए तुल्यांकी भार, क्या चाहिए भाई, तुल्यांकी भार, क्या तुल्यांकी भार हमारे पास है, नहीं है, तो तुल्यांकी भार हमें निकालना पड़ेगा। क्या आयतन हमारे पास है, बिल्कुल है, तो हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे। पहले क्या करेंगे भाई, तुल्यांकी भार। अब देखिए, विलेय का तुल्यांकी भार निकालना होता है, तो क्या, विलेय का तुल्यांकी भार, और विलेय क्या है, H2SO4, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या, E और A बराबर कितना होता है, ये होता है जिसका भी तुल्यांकी भार निकालते हैं उसका अणुभार और बटे में धनायन या धनावेश या ऋणावेश की संख्या। तो ये अणुभार आएगा ऊपर, अणुभार अर्थात MA बटे संयोजकता या फिर धनावेश या ऋणावेश की संख्या, संयोजकता। ठीक है, देखिए अणुभार कितना आएगा निकल के जरा बताओ। देखिए H2SO4 का अणुभार, H2SO4 इसका अणुभार, अणुभार निकालना सीख गए क्या आप सभी, जरा बताओ मुझे कमेंट करके, क्या आप सभी अणुभार निकालना सीख गए, निकाल लेते हैं अणुभार। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस भी यौगिक या अणु का हमें अणुभार निकालना होता है उसके सभी के सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 1, तो 2 गुणा 1, 2 का H तो निकलेगा, प्लस सल्फर के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 32, कितना होता है, 32। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन के 4 है ना, तो 4 से गुणा करेंगे, गुणा 1 का कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। अब इन सबको कैलकुलेशन करके जोड़ लो, 2 कम 2, 32, 16 चौका 64, कितना हुआ भाई, 32 और 2 34 हो गया, प्लस और ये 64 हो गया।
64 और 4 68 और 30 कितना हो गया? 98। कितना हो गया? 98। तो ये H2SO4 का अणुभार हमने निकाल लिया है। तो ये हुआ 98 अपॉन, अब देखिए संयोजकता निकालनी है, अर्थात जिस भी यौगिक का या जिस विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार हमें निकालना है, उसके जितने भी आयन बनेंगे प्लस के और माइनस के, उसमें या तो आप प्लस की संयुक्ता ले लो, प्लस वाले आयन की मतलब आवेश की संख्या ले लो, या माइनस वाला जो आयन है ऋण आयन, उसके आवेश की संख्या ले लो। अब देखिए हमारे पास है H2SO4, जब ये अपने आयन में टूटेगा तो ये इस प्रकार से कुछ 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस, SO4 2 माइनस, ये माइनस माइनस, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के एक परमाणु पर कितना प्लस का चार्ज है? 1, तो 2 पर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो प्लस के आवेश की संख्या कितनी होगी? 2, माइनस SO4 पूरा एक यहाँ पर आयन है, यहाँ पर ऋणायन की संख्या कितनी है? वो भी 2। तो कोई सा भी ले लो, चाहे प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, है 2 ही, लेंगे संख्या ही केवल, माइनस और प्लस इससे मतलब हमारा नहीं है। तो कितना? 2 से भाग करेंगे, इसको काटेंगे, 49 बार कट जाएगा। तो ये आ गया तुल्यांकी भार किसका? विलेय का। अब आप सूत्र को ले लीजिए भाई, सूत्र ले लो, लिख देंगे अतः नॉर्मलता, अतः विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता n इज इक्वल टू क्या होती है? WA अपॉन EA, ठीक है, और गुणा में आयतन V, और किस में लेंगे? लीटर में लेंगे भाई। अगर ml में दिया है तो यहाँ ml की वैल्यू रखेंगे और गुणा में 1000 करेंगे, ठीक है। चलिए, तो WA कितना है हमारे पास? WA हमारे पास है कितना, एक बार देखो जरा, WA 10 ग्राम है भाई। कितना है? 10 ग्राम। दिख रहा है भाई? सही देखना जरा, WA हमारे पास कितना? 10 ग्राम। ये है 10 ग्राम बटे तुल्यांकी भार हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है? 49, ठीक, और गुणा में आयतन कितना दिया हुआ है? कितना आयतन दिया हुआ है? V की वैल्यू है भाई 5 लीटर। कितनी है? 5 लीटर, ठीक। बस अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2/49, 2/49, इसको भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई? भाग कर लेंगे, 49 और 2 पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 20, अब भी नहीं जा रहा तो ना जाने का 0, और ये 5 चौका 20, 4 बार जाएगा, 4 नामा 36, 4 चौका 16 और 3 19, ठीक है, इतना ही रहने दो। ये आया 0.04 इतने n, इसका मतलब क्या हो गया? इतने n आ गया, मतलब नॉर्मलता आपकी निकल के आ चुकी है, विलयन की नॉर्मलता। एक बार फिर से दोबारा चेक कर लो, क्या किसी के समझ में नहीं आया तो बताओ जरा मुझे जल्दी फटाफट, क्या समझ में आ चुका है आपके? नहीं? देखिए 10 ग्राम H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड 5 लीटर विलयन में घुला हुआ है, और विलयन की नॉर्मलता हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम, हमने यहाँ पर लिख दिया है WA। ए को हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम शुरू से ही बताते आए कि आप विलेय को A मान लो, इस चैप्टर के अंदर या आगे को जहाँ पर भी विलेय शब्द आएगा तो उसको हम A से मतलब दर्शाएंगे, या उसको संकेत देने वाले हैं पहचान के लिए, या आप शुरू से कुछ और मानते हो तो और मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। X मान लो, Y मान लो, और विलायक को हम B मान के चलेंगे। तो WA यानी वेट किसका? विलेय का। ये 10 ग्राम दिया हुआ है,
विलयन का आयतन 5 लीटर दिया हुआ है, नॉर्मलता हमको ज्ञात करनी है। नॉर्मलता का सूत्र हमें पता ये होता है WA यानी विलेय का भार अपॉन ये तुल्यांकी भार है गुणा में आयतन लीटर में। यहाँ पर भार तो हमको पता है, तुल्यांकी भार पता नहीं है, तो तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा हमको पहले। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं भाई? तुल्यांकी भार का सूत्र मैंने कल आपको बताया था। वो किसी का भी तुल्यांकी भार निकालते हैं तो उसका अणुभार बटे संयोजकता, जिस भी यौगिक का आप तुल्यांकी भार निकालेंगे उसका अणुभार ऊपर और उसका जो संयोजकता है उसकी, या फिर उसमें उपस्थित धनावेश जो आयन होंगे उसमें धनावेश आयन की संख्या या ऋणायन की संख्या, ठीक है, ऋणायन पर आवेश की संख्या। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया ये अणुभार 98 यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, और नीचे संयोजकता कैसे आएगी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और 49 क्या आएगी हमारा तुल्यांकी भार। अब हम इसमें आराम से क्या रख सकते हैं भाई, सूत्र लिखेंगे नॉर्मलता का। विलयन की नॉर्मलता n बराबर होती है WA अपॉन EA गुणा आयतन लीटर में। बस वैल्यू पुट करिए, कुछ गुणा भाग करिए, यहाँ पर हमने 5 दूनी 10 और 49 से 2 को हमने डिवाइड कर दिया और ये आ गया 0.04, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ मैं, ये है ध्यान से देखना, 0.1 n के 10 ग्राम अज्ञात, ध्यान से सुनना भाई, 0.1 n मतलब n जब लगा हुआ है तो इसका मतलब है, जब n लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये विलयन की नॉर्मलता दे रखी है, कैपिटल N का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लो नोट कर दो इसको, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर कितना है 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जरा। 10 ग्राम अज्ञात यौगिक, ये 10 ग्राम अज्ञात यौगिक है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिस यौगिक को विलायक में मिलाया गया है, घोला गया है, वो ये वही वाला विलेय है, ठीक है। तो 10 ग्राम क्या है, ये विलेय का भार है, विलेय का भार क्या भाई, विलेय का भार, अर्थात WA बराबर कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक। चलिए अज्ञात यौगिक, यौगिक अज्ञात है, पता नहीं है उसको हमें, का विलयन दिया गया है, और विलयन कितना है भाई 250 ml। अज्ञात यौगिक का विलयन कितना है 250 ml, अर्थात ये विलयन का आयतन दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, V का मान कितना है 250 ml, 250 ml, ठीक है। इस बार ml में दिया है, ध्यान रखना। यदि वह यौगिक, ध्यान से सुनना, यदि वह यौगिक 2H प्लस आयन देता है, मतलब धनायन यहां पर दिया हुआ है, धनायन दिया हुआ है, और कितना 2H प्लस, ठीक है, अर्थात H के 2 धनावेश है यहां पर देता है, तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, अर्थात यौगिक कौन सा है, अज्ञात यौगिक, तो उसका अणुभार हमको ज्ञात करना है ना, अर्थात ये विलेयी तो होता है, तो MA हमको ज्ञात करना है भाई, MA ज्ञात करना है, यौगिक का अणुभार MA बराबर क्या। अब देखिए सूत्र वही लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मलता का क्वेश्चन है और नॉर्मलता हमको दी भी गई है, तो इसलिए नॉर्मलता वाला ही सूत्र यहाँ पर लगेगा। अब क्या देखते हैं कि डायरेक्ट हमारा MA निकल सकता है क्या। पहली बात तो नॉर्मलता के सूत्र में डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया उसमें अणुभार कहीं भी नहीं आ रहा,
उसमें केवल विलेय का भार है, तुल्यांकी भार है और आयतन है। ठीक है, ये 3 राशि हैं। तो हम उसी को लगाते हैं पहले और देखते हैं उससे क्या हमको ज्ञात होता है। देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। क्या भाई, हम जानते हैं चूंकि वी नो दैट क्या जानते हैं हम, n इज इक्वल टू क्या होता है, WA अपॉन EA और गुणा में आयतन। अब यहाँ पर ml लेंगे तो गुणा में 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू पुट कर दो। n का मान हमको दिया है 0.1 बराबर, WA हमको दिया है 10 ग्राम बटे EA हमको दिया नहीं गया है, तुल्यांकी भार हमको नहीं दिया गया है तो इसको ऐसे लिख देंगे, गुणा में आयतन हमको दिया गया है 250 ml, 250 ml। ठीक है, 250 ml और गुणा में ये वाला 1000। यहाँ पर काटेंगे 250 चौका 1000 होते हैं, आप काट सकते हो छोटा करके 5 से या 25 से। ठीक है, चलिए और बढ़िया आगे करिए, इसमें गुणा भाग 0.1 बराबर 4 की गुणा इससे करेंगे 4 ढाई 40 बटे में कितना EA। ठीक है, अब इसको कैसे करें, यहाँ पे बटे में 1 मान लो, तिरछी गुणा कर दो, कैंची वाली गुणा। EA की गुणा 0.1 से करेंगे, EA गुणा 0.1 बराबर 40 ही कम 40। हम पहले यहाँ से EA का मान निकालेंगे, 40 बटे में 0.1। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दशमलव के बाद 1 अंक, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर मैं ऐसे काटा पीटी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको हटाऊँगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट हटाने वाला हूँ। तो EA बराबर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 40 पहले था, 1 0 और बढ़ा दिया, 1 बच गया। कितना आ गया भाई निकल के हमारा EA आया हमारा 400। बात समझ में आ गई। ये केवल अभी तुल्यांकी भार निकल के आया है। क्या निकल के आया है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो करना क्या है, ऐसा कोई सूत्र है मैंने आपको लिखाया है पीछे कल, जिसमें अणुभार आता हो, तुल्यांकी भार आता हो, लिखाया है तो बताइए। देखिए हमने बताया था कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार, इसको यहाँ से, चलो इधर ही करता हूँ फिर मैं आगे। तुल्यांकी भार, चूंकि तुल्यांकी भार जो होता है, तुल्यांकी भार बराबर किसके होता है, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था बोलो, अणुभार बटे, अणुभार बटे क्या बताया था, एक बार जरा देखो, अणुभार बटे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया मैंने अभी, तुल्यांकी भार। देखिए ये है अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, अर्थात धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेश की संख्या। तो देखो तुल्यांकी भार कितना हमने निकाल चुके हैं, कितना है भाई 400, इसकी वैल्यू रख दो। अणुभार कितना हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम रख देंगे MA, यही तो निकालना ना। संयोजकता, अब देखो इन्होंने कहा है कि कितने आयन देता है, क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, कितने देता है, 2H प्लस आयन देता है, अर्थात
हाइड्रोजन पर एक प्लस का आवेश है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो कितने आयन, कितने आवेश हो गए, आवेश की संख्या कितनी होगी धनावेश की, 2 हो गई। तो संयुक्तता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। संयुक्तता कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। तो रख देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इसे, एम ए बराबर 2 चौका 8। लो भाई, ये आ गया आपका अणुभार। आगे बात समझ में। तो ये 2 न्यूमेरिकल आपके थे नॉर्मलता से रिलेटेड। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ बताने का कष्ट करें। किसी को कोई दिक्कत, कोई जुड़ा हुआ है? कितने बच्चे हैं, 1 2 3? अच्छा, चलिए, तो समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बाद में भी, ऑफलाइन कमेंट करके। अब देखिए, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ, इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी कहते हैं, ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए, राउल्ट्स के नियम को समझने से पहले हम प्रयास करेंगे कि कोई द्रव से हमको मतलब क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं। कोई लिक्विड पदार्थ है, मटेरियल है, तो उससे क्या क्या बातें हमें सीखने को मिलती हैं। ये वाली लाइट जला दो, ये नहीं जल रही। चलो देखिए, द्रव, हम द्रव की बात करते हैं पहले। जो द्रव होता है, लिक्विड, लिक्विड जो द्रव है, इसकी हम एक विशेषता यहाँ पर पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद राउल्ट्स के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना। अगर आप कोई भी द्रव लेंगे, कोई भी आप द्रव लेंगे, तो सीधी सी बात है, द्रव, और जब आप उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई, गर्म, उसको गर्म करेंगे, अर्थात हीट उसको अगर हम देंगे तो धीरे धीरे वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके जो अणु हैं या कण हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो वो द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा। आई बात समझ में, वो द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा। अगर हम ऐसे ही उसको और ऊष्मा देते रहें बिना रुके, तो कुछ द्रवों के अंदर ये खासियत होती है कि वो द्रव लगातार जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं, अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं। अर्थात द्रव था, द्रव अवस्था में था कोई पदार्थ, उसको हमने गर्म करना शुरू किया, पहले उसमें उबाल आता है, और उबाल जैसे ही आएगा उसको अगर हम लगातार फिर से एनर्जी देते रहेंगे, उसमें ऊर्जा, तो फिर क्या होगा, वो अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा। और एक बात आपको मैं बीच में बता दूं, अवस्था परिवर्तन के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, जो हीट एनर्जी होती है, उसी का नाम है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। आई बात नहीं? हाँ। तो मान लीजिए कुछ द्रव होते हैं, और क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ द्रव हैं जिनको गर्म करेंगे, लगातार गर्म करते जाएंगे, तो पहले वो क्या होगा भाई, वो उबलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उबलेंगे, और उसके बाद अगर हम उसको फिर से लगातार गर्म करते जा रहे हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। वाष्प या फिर वेपर, वाष्प या फिर वेपर, इसमें ये परिवर्तित होते चले जाएंगे, ठीक है। अर्थात भाप जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, भाप। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सारे के सारे द्रव इस गुण को प्रदर्शित करेंगे? जरूरी नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे द्रव के अंदर ये इस तरह की मतलब प्रॉपर्टी हो। कुछ द्रव होंगे जो
गर्म करने पर उबलेंगे, उसके बाद वो अपना अवस्था परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि गैसीय अवस्था या वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास क्या, एक मैं पात्र लेता हूँ, एक बर्तन यहाँ पर मैं लेता हूँ, एक बर्तन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये मान लो ये कोई बर्तन है, और इस बर्तन में क्या है भाई, इस बर्तन में मैंने ले लिया जल। क्या ले लिया, इसमें मैं जल लेता हूँ। इस बर्तन में मैंने क्या लिया भाई, जल ले लिया है, जो कि अपने आप में क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है। क्या लिया मैंने, जल ले लिया, H2O। अब क्या करना है, हमें इसको गर्म करना है। नीचे से हमने क्या लगा दिया, एक सिलेंडर लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, सिलेंडर और गैस। आ रही बात समझ में आप सभी की, हमने इसमें लगा दिया एक सिलेंडर, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको हमने ऊष्मा देनी स्टार्ट कर दी, गरम करना स्टार्ट कर दिया। और गरम करने पर हमने इसको ऊपर से भी क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया है। मान लीजिए ऊपर से हमने इस पर क्या बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद करके रखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने बिल्कुल एकदम इसको सील कर दिया हो, लेकिन हम केवल प्रैक्टिकल के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं, हमने इसको बंद कर दिया फिलहाल, ठीक है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, लगातार जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही उबलेगा, उबलने के पश्चात ये कुछ समय के बाद वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देगा। जब वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट करेगा तो वाष्प बनेगी, अर्थात भाप बनेगी। तो जो इसमें खाली स्पेस है बर्तन के अंदर, इसके अंदर जो स्पेस खाली है, वाष्प जो है ये वाष्प इसमें आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम इसको गर्म करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें वाष्प की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। जब वाष्प की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तब क्या, ऊपर जाने के लिए इसे रास्ता नहीं मिल रहा, नीचे से बराबर मात्रा में, मतलब लगातार जल जो है किस में, द्रव में, सॉरी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो वाष्प की मात्रा, भाप की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक कंडीशन ऐसा है कि जब इसके अंदर भाप की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो हमने ढक के रखा है इसको, ढक्कन, ठीक है, क्या होगा, इसको इस तरीके से उछाल मारेगा, नीचे से प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर, यानी कि एक बल लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका ढक्कन ऊपर उठेगा। इसका मतलब हाँ, जो वाष्प है ये दाब भी डालती है, जी बिल्कुल डालती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में हम खाना बनाते हैं तो एक बर्तन होता है कुकर, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में दाल बहुत जल्दी से बन जाती है, सब्जी। क्यों, क्योंकि उसकी खुद की जो मतलब हीट, मतलब गर्म करते हैं वो तो होती है, जो लिक्विड उसके अंदर है या जो सब्जी उसके अंदर है, जो भी मटेरियल है उसको जो गर्म किया है, उसकी तो उसमें ऊर्जा है ही, साथ ही साथ जो जल की ऊष्मीय, मतलब जो भाप बनी है, तो उस भाप की एक्स्ट्रा ऊष्मा उसके अंदर है, जिस कारण सब्जी प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी बन जाती है, ठीक है। तो जब ये दाब डालेगी, प्रेशर लगाएगी, तो ये ऊपर उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा, और यही है किसी द्रव का वाष्प दाब। क्या है, किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब क्या है, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात वो द्रव किस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और वही वाष्प बर्तन की दीवारों पर या बर्तन के किसी भी भाग पर क्या दाब डालता है, जिसे हम वाष्प दाब की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये हो गया वाष्प दाब। चलो तो मैं वाष्प दाब की परिभाषा लिख देता हूं भाई। वाष्प दाब
वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या होता है वाष्प दाब? किसी, यह लिखेंगे, जब किसी वाष्पशील, ये ध्यान रखना है, द्रव वही लेंगे, वाष्प दाब वही डालेगा जो द्रव कैसा होगा, वाष्प दाब, मतलब वाष्प में परिवर्तित होता हो। जब किसी वाष्पशील, जब किसी वाष्पशील जब किसी वाष्पशील द्रव को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह वाष्प या फिर भाप, वाष्प या भाप में परिवर्तित, या फिर वाष्प या भाप में परिवर्तित हो जाता है, जो एक दाब आरोपित करती है, आरोपित करती है, जिसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, जिसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। आगे बात समझ में, ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए, ये हो गया आपका वाष्प दाब। अब देखो, एक बात बताओ, मान लीजिए कोई वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ अर्थात कोई द्रव हो सकता है, द्रव ही होगा। अगर हम किसी वाष्पशील द्रव के अंदर किसी बाह्य पदार्थ को अगर मिला दें, मान लीजिए ठोस को मिला देते हैं, ठीक है, हम ठोस को मिला देते हैं, ये हम यहां पर लिखेंगे क्या, यदि, या नोट करके लिख लो, किसी वाष्पशील द्रव में, किसी वाष्पशील द्रव में एक अन्य पदार्थ, और पदार्थ कैसा है, मान लीजिए ठोस है, पदार्थ मिलाने से उस वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। देखो, मैंने ये बताया कि अगर कोई वाष्पशील द्रव है, उसमें तुम बाहर से कोई पदार्थ, अन्य पदार्थ मिला दो, मान लीजिए ठोस है या द्रव भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि द्रव नहीं हो सकता है द्रव भी। तो हम ठोस को मतलब दिमाग में रखकर ये बात बता रहे हैं कि भाई अगर हम ठोस पदार्थ को मिलाते हैं वाष्पशील द्रव के अंदर, तो उस वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। जानते हो क्यों? कारण क्या है?
देखो, जैसे ही क्या काम करा हमने, ये हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास एक बीकर था, इसमें ऑलरेडी क्या है, जल है, क्या है, जल, इसमें क्या है, जल। हमने बाहर से क्या काम करा, हमने इसमें NaCl मिला दिया, NaCl, नमक को हमने इसमें डाल दिया। तो होगा क्या जानते हो, नमक और जल दोनों के जो अणु हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। आपने कभी देखा होगा, नमक को अगर हम बाहर खुले में रख दें तो, या उस पर पानी की बूंदें चले आएँ तो पानी की बूंदें इससे मतलब चिपक जाती हैं, अर्थात वो जैसे क्या बोलते हैं कि पसेव आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि दोनों के ये जो जल है ये, या फिर मान लीजिए कोई नमक है, जैसे हम इसको मिलाएंगे ना तो दोनों के बीच, दोनों के अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है। एक दूसरे के कण, नमक चाहेगा उसके कणों को कि हाँ मैं छोड़ना नहीं चाहूँ इसको, जल खुद इस पे पास जाके चिपक जाएगा, तो अर्थात उनके कण एक दूसरे से चिपके रहेंगे आकर्षण बल के कारण। ठीक है, जिस कारण उस वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि 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 क्या, दोनों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है, आकर्षण बल अधिक अधिक हो जाता है, आकर्षण बल अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर जो है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। चलिए भी राउल्ट का नियम पढ़ते हैं अब हम। राउल्ट का नियम, या इसको हम बोलेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। देखो, राउल्ट्स ने क्या बात बताई, राउल्ट्स ने अपने प्रयोग किए वाष्पशील द्रवों के ऊपर, वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों के ही ऊपर बात उन्होंने की। किस प्रकार से कि देखो, उनका कहना है, कुछ बनेगा यहाँ से, नहीं बनेगा, चलो ऐसे कर लेते हैं काम। ये है, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर क्या करा हमने, इस बीकर के अंदर, इस बीकर में दो वाष्पशील द्रव इसमें भर दिए, दो वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव, एक तो भर दिया ए और दूसरा भर दिया भाई, एक वाष्पशील द्रव क्या भर दिया, बी, वाष्पशील द्रव बी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप मेरी। एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर दो वाष्पशील द्रव इन्होंने भर दिए इस प्रकार से।
दो वाष्पशील द्रवों को इन्होंने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों के दोनों वाष्पशील द्रव हैं। अब क्या करा इन्होंने, करा इसको गर्म। क्या किया भाई, गर्म इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया इसको। इसको उन्होंने यहाँ पर क्या किया भाई, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया इन्होंने इसको इस प्रकार से। इस प्रकार से इन्होंने गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, इनमें उबाल आएगा और गर्म करते चले जाएंगे आगे, ऐसे ही कंटिन्यू उसमें देंगे तो इसमें जो ये द्रव भरे हुए हैं क्या होगा, ये वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही वाष्प में परिवर्तित होना शुरू करेंगे तो इसके अंदर भाप यानी कि वाष्प का प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेशर। और जैसे प्रेशर बनेगा तो ये प्रेशर जो बर्तन है इसकी दीवारों पर या इसकी सतह पर क्या करेगा, दाब डालेगा। क्या डालेगा, दाब। तो राउल्ट्स ने ये बात बताई कि अगर आप दो द्रव ले लो वाष्पशील, तीन ले लो, जितना मन चाहे उतनी ले लो, ठीक है, कम से कम दो वाष्पशील द्रवों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो विलयन ये बन के तैयार हुआ था पूरा का पूरा दो वाष्पशील द्रवों को मिला करके, इन दोनों वाष्पशील द्रवों को मिला करके जो ये विलयन बना था, और इस विलयन को जब हमने गर्म किया, गर्म करने पर दोनों वाष्पशील द्रवों से द्रव जो किस में चेंज हो गए, भाप में चेंज हो गए। तो दोनों का दोनों जो वाष्पशील द्रव हैं उनकी जो भाप है वो इस बर्तन पर जो दाब डालेंगे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थात किस प्रकार से होने वाला है। तो इनका कहना है कि इस विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब इस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के या सभी वाष्पशील द्रवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। समझ में आई बात। कहना है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो इनमें अलग अलग जो घुले हुए हैं दो वाष्पशील द्रव, मान लीजिए एक तो घुला हुआ है ए, तो इसका वाष्प दाब कितना होगा भाई, ए का वाष्प दाब मान लेंगे पी ए। क्यों, पी फॉर प्रेशर और ए मतलब वाष्पशील द्रव जो ए नंबर का है इसका। ये जो वाष्पशील द्रव बी है, मान लो इसका जो वाष्पशील द्रव है, सॉरी वाष्प दाब है, वो मान लो पी बी है। तो राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बताया विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब पी जो होगा वो बराबर होगा इसके आंशिक दाबों के योग के। क्या समझे, विलयन का कुल वाष्प दाब उसके आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम यहां पर लिखते हैं, क्या अवधारणा है इसकी, राउल्ट्स का नियम। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या बात बताई, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित, उसमें
उपस्थित, उसमें उपस्थित आंशिक या उसके, उसमें उपस्थित या उसके आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। ये बात समझ में आ चुकी होगी शायद। सीधी सी बात यह है कि भाई जब दो पदार्थों को, दो द्रवों को और गैसों को, वाष्पशील द्रवों को आपने एक बीकर में, एक बर्तन में भर दिया, और जब गर्म करेंगे तो वाष्प तो बनने वाली है, तो कुल जो विलयन है उसका वाष्प दाब कितना होगा? तो राउल्ट ने ये कहा कि आप जो है दोनों विलयनों का, दोनों जो पदार्थ उसके अंदर मिले हैं, दोनों वाष्पशील जो द्रव हैं, उनका अलग अलग जो वाष्प दाब होगा वो जोड़ दो, और वही क्या कहलाएगा? विलयन का कुल वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, ये बात है। तो यहां पर देखेंगे, यदि मान लो, यदि दो वाष्पशील, देखिए ये कंडीशन केवल वाष्पशील द्रवों के लिए बात हो रही है। वाष्पशील द्रव, यदि दो वाष्पशील द्रव ए व बी हैं, ए व बी हैं, जिनके आंशिक वाष्प दाब, क्रमशः आंशिक वाष्प दाब क्रमशः पी ए व पी बी हैं। क्या बात समझे? मान लीजिए दो वाष्पशील द्रव हैं, एक ए है और एक बी है, और उनके आंशिक वाष्प दाब, मतलब उनके अलग अलग पृथक पृथक जो वाष्प दाब हैं, वो पी ए और पी बी। क्यों माना? क्योंकि पी प्रेशर, ए के लिए ए और बी के लिए बी। ठीक है, पी और पी बी हैं, तथा विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या है? P हो, तब राउल्ट्स के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बात हो जाएगी भाई? ये हो जाएगा P बराबर पी ए प्लस पी बी। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है भाई, इन्होंने ये बात यहाँ पर बताई है कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर होगा उनके आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के। ठीक, चलिए अब इसमें क्या बताया कि भी चलो आपने ये तो बता दिया कि भी जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो उनके जो अलग अलग वाष्पशील द्रव हैं उनके वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा, लेकिन वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब निकालोगे कैसे? पी ए और पी बी का मान कहाँ से आएगा? तो देखो इसके लिए क्या है, इन्होंने ये बताया है कि भाई जो पी ए और पी बी है ना, पी ए और पी बी, यहाँ पर पी ए और पी बी, इधर लिखता हूं पी ए, इधर लिखता हूं पी बी, ये जो होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अपने अपने किसके? मोल प्रभाज के। क्या समझे? पी ए और पी बी दोनों के दोनों जिसके भी ये मतलब वाष्प दाब हैं जिस भी द्रव के, वो उसी द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होंगे। अर्थात पी ए ये समानुपाती होगा किसके?
एक्स ए अर्थात ए के मोल प्रभाज के। पी बी ये भी समानुपाती होगा किसके, ये भी किसके समानुपाती होगा, सही से लिखा जाओ भाई, समानुपाती किसके होगा, एक्स बी के। ये बात समझ में आई आपके, क्या समझ रहे हैं बात। जो पी ए है वो वाष्प दाब ए के, सॉरी वाष्पशील जो द्रव ए है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती, और पी बी जो उसका वाष्पशील द्रव है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती। अब जब भी ये समानुपाती का चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इसको हटाने का प्रयास करते हैं, चलो कैसे, देखो पी ए यहाँ पे लगाएंगे बराबर, और यहाँ पे आएगा पी नॉट ए और गुणा में ये एक्स ए, डॉट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, डॉट एक्स ए, ऐसे यहाँ पर करना है। पी बी बराबर पी नॉट बी और डॉट एक्स बी। ये बात समझ में आई आपके, नहीं आई, बताओ जरा, बताने का प्रयास करो भाई, क्या समझे आप बात, नहीं है, नहीं समझे हो तो ज़रा बताओ मुझे। ओ कहाँ से आया भाई तू, ऐसे लिखा था तो ज़्यादा मत हो परेशान भाई। देखिए ये आ गया, पी ए और पी बी का मान यहाँ पर ये आ चुका है। अब देखिए जब भी कोई प्रोपोर्शनल या फिर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती का साइन हटता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई नियतांक आता है। और जो यहाँ पर पी नोड ए और पी नोड बी है ना, ये समानुपाती के स्थान पर आए हैं, और ये एक कांस्टेंट के लिए मतलब ही इनका यूज हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या है भाई, ये यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ पी नॉट ए व पी नॉट बी दोनों के दोनों क्या हैं, शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब हैं। शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब किसके, अरे उसी के होंगे जिस वाष्पशील द्रव की बात चल रही है। ए के लिए बात चल रही है तो उसकी शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब होगा, बी की बात चली तो बी जो वाष्पशील द्रव है उसका शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब होगा। तो शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब, जी लो, ये आपका राउल्ट्स का नियम हो गया। बात समझ में आई, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या होता है राउल्ट्स का नियम। आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से जो कंसेप्ट है उसको समझना है, और तब जाके हम न्यूमेरिकल करेंगे। कितना टाइम है, कर दो तो ठीक है। तो हम फिर कल मिलते हैं, टाइम ही ज़्यादा हो चुका है, तो कल मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, और आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप जो हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू।